Hello students, myself Dr. Satyaprakash Vishwakarma and today I am going to discuss some major diseases of rice. So my first disease is blast. Blast is caused by Pyracularia oryzae. Blast तीन सिम्टम कॉज करता है, लिप ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट और मोड ब्लास्ट. लिप ब्लास्ट, लिप पे ब्लास्ट कॉज करता है. ब्लास्ट एक ऐसा सिम्टम है जो बोट शेप में आता है, आई शेप में आता है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स उसके बहुत सारे आते हैं लिप पे. नेक ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट जैसा कि आप समझ सकते हैं, नेक कहाँ होता है, हमारा नेक हमारे गर्दन के ऊपर होता है. इसी तरह से प्लांट का जो नेक है, प्लांट का नेक प्लांट के जस्ट टॉप वाले पोर्शन पे आता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, टॉप वाले पोर्शन पे आता है. वहाँ पे जो लास्ट नोड है वहाँ पे ब्लास्ट होता है और जो पेनिकल है पौधे का वो टूट के गिर जाता है, ठीक है. लास्ट में आया मोड ब्लास्ट. मोड ब्लास्ट क्या होता है? नोड, इंटरनोड, नोड नोड ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा बीच में से ही झुक जाता है और पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है. नेक्स्ट है हमारा ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो ये भी एक ऐसा डिजीज जो फंगस से होता है. इसका सिम्टम क्या है? ये भी बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स कॉज करता है प्लांट के तीनों पार्ट पे, ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स पे भी, स्टेम्स पे भी और लिप्स पे भी. और ये सिम्टम्स जब शुरुआती स्टेज में आते हैं तो बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं और वही सिम्टम्स छोटे छोटे से स्पॉट्स से बड़े होकर बड़ा स्पॉट्स कवर करते हैं, आपस में कोलैप्स होकर एक बड़ा स्पॉट बनाते हैं और पौधा धीरे धीरे पूरे के पूरे मतलब सिम्टम से इन्फेक्टेड हो जाता है, लास्ट में डेड हो जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें राइस के क्रॉप पे कितने सारे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं और ये स्पॉट्स अभी इनिशियल स्टेज में है. जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर आपस में कोलैप्स करेंगे और पूरा का पूरा लीफ हमारा सूख जाएगा. लीफ सूखेगा तो आपको पता है पौधा हमारा पूरी तरह से सूख जाएगा और नुकसान होगा. नेक्स्ट डिजीज है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस. ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है. कौन सा बैक्टीरिया है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ठीक है. बैक्टीरियल ब्लाइट ये भी तीन स्टेज में सिम्टम कॉज करता है. लिप ब्लाइट और लिप ब्लाइट लिप पे आता है. कृषक फेज एक ऐसा फेज है, इसमें भी ब्लाइट ही होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आता है, जब पौधा नर्सरी स्टेज में होता है तबे आता है और पूरे के पूरे पौधे में विल्टिंग कॉज करता है. इसमें क्या होता है, पौधा जब बैक्टीरियल डिजीज लगता है तो उसमें पूरी तरह से पौधा सूख जाता है. नेक्स्ट स्टेज है इसी में PLB में येलोइंग एंड विल्टिंग. इसमें पौधा पीला पड़ने लगता है, लास्ट स्टेज में सूख जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं पौधा हमारा छोटा है, छोटे स्टेज में ही पौधा कैसे सूख गया है पूरी तरह से जड़ से ही. नेक्स्ट जो डिजीज है हमारा सीथ ब्लाइट ऑफ राइस. ये फंगस से होने वाला डिजीज है. कौन सा फंगस है? राइजोक्टेनिया सोलैनी. राइजोक्टेनिया सोलैनी प्लांट में जड़ से अटैक करता है, जस्ट वाटर लेवल से ऊपर पौधे को इन्फेक्ट करता है, जिसको हम सिथ बोलते हैं. इसी सिथ के नाम पे ही इसका नाम सिथ ब्लाइट पड़ा है. लीफ के नीचे सिथ होता है, सिथ पे अटैक करता है और जब बहुत ज़्यादा जैसे जैसे सीवियर होता जाता है डिजीज, सीवियर होने के स्टेज में प्लांट में ऊपर के स्टेज में बढ़ता है. ऊपर की तरफ बढ़ने से जो टॉप के जो लोअर लीफ है, फिर उसके बाद से टॉप के जो लीफ है, लास्ट में फ्लावरिंग जो पार्ट्स है, सभी पे अटैक करता है. लास्ट स्टेज में पौधा डेड हो जाता है हमारा. जैसा आप देख सकते हैं इसमें तीनों स्टेज में दिखाया गया है. इसमें जो है इस वाले फिगर में जो दिखा रहा है नीचे जस्ट वाटर लेवल से ऊपर सिम्टम कॉज कर रहा है, उसके बाद से फिर लास्ट में सिथ पे आ रहा है. लास्ट में जैसे जैसे डिजीज सीवियर होता जा रहा है तो लीफ पे भी इन्फेक्ट कॉज कर रहा है. लास्ट स्टेज में अगर डिजीज सीवियर हो गया तो फिर पौधा सूख जाना है. नेक्स्ट है फॉल्स स्मट. उसको हम लक्ष्मी डिजीज भी बोलते हैं. लक्ष्मी डिजीज का एक अपना इतिहास रहा है. ये एक ऐसा डिजीज है, अभी तो इसको काफ़ी दिन हो गया, लेकिन जब शुरुआती स्टेज में आया था तो ये तब आता था जब हमारे यहाँ फेवरेबल कंडीशन होता था. फेवरेबल कंडीशन हम राइस के केस में बात कर रहे हैं. फेवरेबल कंडीशन राइस का क्या है, हमको पता है कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, यानी कि राइस को बारिश की ज़रूरत होगी. बारिश होगा तो फिर मॉइस्चर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत होगी. और ये डिजीज जो है फॉल्स स्पॉट उसी क्लाइमेट में होता है. तो ये डिजीज पहले आ जाता था तो बाद में बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोग इससे मतलब जानने लगे कि अब डिजीज आ गया है तो इस साल बारिश बहुत अधिक होगी. अब बारिश होगी तो राइस को पानी की ज़रूरत होती है, बारिश होगी तो राइस भी अच्छा होगा, यानी कि धान हमारे यहाँ प्रोडक्शन धान का बहुत अच्छा होगा. तो लोग पहले इसको एक लक्ष्मी के तौर पे देखते थे, क्योंकि जब ये डिजीज आती थी ये सूचक थी कि इस बार हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, यानी कि हमारा धान अच्छा होगा. लेकिन ये पहले की बात है. अभी के केस में क्या है कि अभी इतना सीवियर हो गया है कि ये स्पर्म फॉर्म करता है और ये स्पोर
हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंडरी प्राइमरी स्टेज में अगर एक किसी प्लांट पे है या किसी अगल बगल किसी दूसरे क्रॉप पे है, सेम स्पीसीज के दूसरे क्रॉप की हम बात करें, क्योंकि अदर स्पीसीज पे नहीं जा सकता। अगर सेम स्पीसीज के दूसरे क्रॉप्स पे है, उस पे है, फिर से जब हम राइस लगाते हैं तो फिर से वो सीवियर, जब उसका क्लाइमेट मिलेगा फेवरेबल क्लाइमेट, तब ये आ जाएगा। और ये आएगा तो प्राइमरी स्टेज में तो एक दो पौधे पे कॉज करेगा, लेकिन जब ये सेकेंडरी स्टेज में चला जाएगा तो पूरे के पूरे फील्ड पे जाएगा, और अपने फील्ड पे ना जाके वो दूसरे फील्ड में, आसपास के खेत में भी फैलेगा। बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज है, ठीक है। इसको मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल हम मैनेज की बात लास्ट में करते हैं, नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं फाल्सिसमेट में ही ये सिम्टम कैसे कॉज कर रहा है। प्राइमरी स्टेज में जब ये सिम्टम कॉज करता है तो ये बाली पे आता है, पेनिकल पे अटैक करता है। पेनिकल में ही लाइट ग्रीन कलर में पहले पाउडरी फॉर्म का बॉल बनाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बॉल्स मेच्योर होते जाते हैं तो फिर लाइट येलो कलर में आता है, लाइट येलो कलर से डार्क येलो कलर, फिर टर्मरिक कलर में जाता है, लास्ट में ये ब्लैक कलर में ये स्पोर प्रोड्यूस करता है और पूरे के पूरे दाने को इन्फेक्ट कर देता है, जिसके वजह से जो हमारा मेन चीज जिसके लिए हम राइस का क्रॉप उगाते हैं वही इन्फेक्ट करता है और पौधा हमारा पूरी तरह से खराब हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं जो पहला है उसमें कैसे लाइट येलो कलर में सिम्टम है, इसमें जैसे जैसे मेच्योर होता गया है तो फिर लाइट येलो कलर से टर्मरिक कलर में आ गया और लास्ट स्टेज में जिस तरह से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है, दिखा रहा है कि ये लास्ट स्टेज में है अभी ये डिजीज, ठीक है। अब एक बार ये लास्ट स्टेज में आ गया तो फिर इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इसका कोनिडिया है, हवा के माध्यम से, वाटर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होता है दूसरे फील्ड में। हम कितना मैनेज करेंगे इसको, फिर मैनेजमेंट इसका थोड़ी मुश्किल है। हम लास्ट में बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज है बैकेनी डिजीज ऑफ राइस, ठीक है। इसको हम फुट रॉट भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी फंगल डिजीज है, जिब्रेल्ला फ्यूजर होता है। इसका एक और नाम है फ्यूजेरियम मोल्निफॉर्मिस। ये फ्यूजेरियम से होने वाला डिजीज है। फ्यूजेरियम को हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बिल्डिंग कॉज करता है फ्यूजेरियम, ठीक है। लेकिन ये डिजीज एक ऐसा डिजीज है बिल्डिंग के अलावा भी बहुत सारा सिम्टम कॉज करता है। बिल्डिंग तो करता है यह फ्यूजेरियम, लेकिन ये जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई है। और जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई इसका जो नाम पड़ा है, ये फंगस जिब्रेलिन प्रोड्यूस करता है। जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, आप लोगों को पता है जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड क्यों जाना जाता है। जिब्रेलिन इलोंगेशन के काम में आता है और इसी का फायदा उठा के फंगस जिब्रेलिन प्रोड्यूस करता है और प्लांट के जिस हिस्से में फंगस लगता है उसका ग्रोथ एबनॉर्मल होने लगता है, ठीक है। आप इसमें सिम्टम में देख सकते हैं ग्रोथ एबनॉर्मल होने लगता है। पहला ही सिम्टम इसका है इलोंगेटेड एंड वीक स्टेम्स। नेक्स्ट सिम्टम इसका है येलोइश लिप्स, लास्ट में लीफ पीला पड़ना ही है, ठीक है। रिड्यूस टिलरिंग या टिलर्स भी बहुत कम बनते हैं। क्या है नेक्स्ट है इम्पटी पार्शियल फील्ड ग्रेन्स, ठीक है। जो दाने बनते भी हैं वो खाली रह जाते हैं। टॉपलिंग ओवर मतलब ऊपर से पलट जाता है, इतना लंबा हो जाता है पौधा कि ऊपर से पलट जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा फील्ड बर्बाद हो जाता है। आगे हम इसको सिम्टम में देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें आपको दो तरह का क्रॉप दिख रहा होगा। पहले क्रॉप में कुछ पौधे ऐसे हैं जो नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी हाइट के बढ़ गए हैं। अब उनका हाइट कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा जाता है, नॉर्मल पौधे से 1.5 गुना ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम, अगर इस डिजीज बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो अपने निचली नोड्स पे, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, नीचे वाला जो नोट्स होता है क्रॉप का उस पर पाउडरी फॉर्म क्रिएट करता है फंगस, ठीक है। फंगस ही है, फंगस का कोनिडिया है, पाउडरी फॉर्म प्रोड्यूस करता है और साथ में रूट्स भी प्रोड्यूस करता है। पहचान है इस डिजीज की। किसी भी डिजीज को मैनेज करने के लिए हम 4 तरीका अपनाते हैं। पहला कल्चरल प्रैक्टिसेस, दूसरा फिजिकल प्रैक्टिसेस, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस और लास्ट है केमिकल प्रैक्टिसेस। हम पहले प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें पहला जो पहला तरीका है जिसको हम अपनाते हैं डिजीज को मैनेज करने के लिए, फील्ड सैनिटेशन। सबसे जरूरी है बच्चों फील्ड सैनिटेशन। फील्ड सैनिटेशन में अगर कोई भी क्रॉप डेब्रिस है, क्रॉप डेब्रिस का मतलब कोई खरपतवार है या कोई उसका पुराने क्रॉप का जो अवशेष है वो रह गया है, तो उससे डिजीज, उस पर डिजीज साल भर वो सर्वाइव करता रहता है। नेक्स्ट ईयर में फिर से जब उसको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, उसका होस्ट मिलता है, तो फिर से वो आ जाता है। इसलिए फील्ड सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक ही फील्ड में बार बार कोई एक ही क्रॉप बो रहे हैं तो फिर वो पौधा उस पर सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। और दिन प्रतिदिन उस फील्ड में उस डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसलिए क्रॉप रोटेशन जरूरी है। क्रॉप रोटेशन में हम करते क्या है कि हम किसी भी क्रॉप को उस क्रॉप से चेंज कर देते हैं, बस सेम स्पीसीज का नहीं होना चाहिए,
नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट सबसे अच्छा तरीका है किसी भी डिजीज को मैनेज करने का, क्योंकि अगर एक बार फील्ड में डिजीज आ गया तो हम केमिकल स्प्रे करते करते परेशान हो जाएंगे, जिसमें हमारा खर्चा भी बहुत सारा लग जाएगा, हम लेबर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे, उसमें भी खर्चा है। इससे अच्छा है कि हम एक बार हम जो भी हम क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं उसको सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो ये सब बाकी के खर्चों से हम बच जाएंगे। इसलिए सीड ट्रीटमेंट भी जरूरी है, इससे जितने भी सीड बॉर्न पैथोजन से वो मैनेज हो जाता है हमारे। नेक्स्ट है वीड होस्ट कंट्रोल। वीड होस्ट क्या है? होस्ट क्या होता है बच्चों? होस्ट होता है जिसपे पैथोजन सर्वाइव करता है, या हम वीड होस्ट की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे खरपतवार भी होते हैं जो सेम स्पीसीज के होते हैं, जैसे राइस के दूसरे किसी स्पीसीज का होस्ट, उस पर पैथोजन हमारा सर्वाइव करता रहता है, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेसिस्टेंट वैरायटी। सबसे अच्छा तरीका है रेसिस्टेंट वैरायटी की अगर हम सोइंग कर देते हैं तो इतने सारे मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, डिजीज आएगा ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम किसी भी डिजीज को मैनेज करने के लिए, ऐसे बोले तो किसी भी बायोटिक डिजीज को मैनेज करने के लिए हम किसी दूसरे बायोटिक एजेंट का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम इसमें बहुत सारे फंगल डिजीज की बात किए, फंगल की कोई फंगल डिजीज है जैसे फाल्सिस मट है, उसको मैनेज करने के लिए हम किसी दूसरे फंगस का यूज करेंगे, जैसे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक बायो कंट्रोल एजेंट है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी फंगल डिजीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल कंट्रोल की, अगर हम किसी डिजीज की बात करते हैं, किसी बैक्टीरियल डिजीज को हम मैनेज करने के लिए किसी दूसरे बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म का सहारा ले सकते हैं। जैसे हम किसी इसमें बीएलबी की बात किए थे, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, उसको मैनेज करने के लिए हम स्यूडोमोनास का सहारा ले सकते हैं। स्यूडोमोनास बीएलबी को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो है मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होता है? हम अपने क्रॉप्स को प्रॉपर से डे बाय डे हम उसको देख रेख करते रहते हैं, ताकि अगर कोई डिजीज आता है तो हमको टाइमली पता चल जाए और हम उसका मैनेजमेंट आसानी से कर सके। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में हम किसी भी डिजीज को पहले ही हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि डिजीज आने वाला है, नहीं आने वाला है, आने वाला है, तो उसके मैनेजमेंट का जो भी तरीका है वो हम पहले ही करके रखते हैं, ताकि बाद में हमारा नुकसान कम से कम हो। ठीक है। लास्ट में इतना सब करने के बाद अगर हमारा डिजीज मैनेज नहीं होता है तो फिर लास्ट में हम केमिकल कंट्रोल पे आते हैं। केमिकल कंट्रोल्स में हम बैक्टीरियल डिजीज की बात किए, हम वायरल डिजीज के बारे में अगर बात करें, या फिर फंगल डिजीज के बारे में बात करें, सबके मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। हम फंगल डिजीज के लिए किसी भी केमिकल का प्रयोग करें, बस वो फंजीसाइड होना चाहिए। ठीक है। कुछ फंजीसाइड की बात करें, मैनकोजेब, प्रोपिकोनाजोल, ट्राइकोनाजोल, नेटको, ये सब बहुत सारा फंजीसाइड है, सिस्टमिक फंजीसाइड है, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसका यूज हम फोलियर स्प्रे के लिए भी कर सकते हैं, या तो फिर हम सीड ट्रीटमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम वायरल डिजीज के कंट्रोल की बात करें, वायरल डिजीज के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वायरस डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी ना किसी इंसेक्ट के माध्यम से। अगर हम इंसेक्ट को मैनेज कर ले तो वायरल डिजीज को मैनेज कर लेंगे। ठीक है। इसलिए इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए हम किसी ना किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इंसेक्ट मैनेज हो गया तो वायरल डिजीज भी मैनेज हो गया। थैंक यू बच्चों।